कि एक विश्वविद्यालय की व्याख्यानमाला में आपने मुझे जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में अपने विचार रखने का मौका दिया। निश्चित तौर पर मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, सब सिंधु परिसर के सम्माननीय निदेशक डॉक्टर हर्षवर्धन जी और इस व्याख्यानमाला के संयोजक आदरणीय डॉक्टर जगमीत बाबा जी, हमारे साथ लाइव जुड़े सभी विद्वान वृंद, मैं आप सभी का इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आपका बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ। चूँकि हम लोग अभी जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। जनरल जोरावर सिंह के ऊपर जब हम विचार व्यक्त करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है जोरावर सिंह के लिए जो स्थान है वो कहाँ पर वर्तमान में जोरावर सिंह हमें दिखाई देते हैं। मुझे ये लगता है कि जोरावर सिंह को भारतीय इतिहास में विस्मृत जो है वो किया गया है और केवल सन 2000 में इनके नाम का एक डाक टिकट जारी करके रियासी में एक महाविद्यालय इनके नाम का चलता है। पहले जनरल जोरावर सिंह महाविद्यालय धनेटा में भी एक इनके नाम से कॉलेज चलता है, स्मारक समिति कार्य करती है और इसके अलावा बहुत कम लोग जोरावर सिंह के बारे में जानते हैं। मैं एक विषय यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि इतिहास के व्यक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बात सामने आती है कि इतिहास में किनको स्थान दिया गया, किनको नहीं स्थान दिया गया, इतिहास किस दृष्टिकोण से लिखा गया, इस विषय में निश्चित तौर पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शोध संस्थान नेरी का और आभार व्यक्त करता हूँ जनरल जोरावर सिंह स्मारक समिति धनेटा का कि उन्होंने मुझे इस अदम्य साहस हुतात्मा बलिदानी जनरल जोरावर सिंह के ऊपर कार्य करने के लिए मुझे नामित किया, मेरा समर्थन किया, मुझे इसमें आगे बढ़ाया। निश्चित तौर पर जब हम लोग इनके संदर्भ में हमने पढ़ना शुरू किया, शोध कार्य को आगे बढ़ाया तो हमें एक नई दिशा इसमें मिली और हमें लगा कि ये इतिहास के भारतीय इतिहास में जोरावर सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, जो वर्तमान में कहीं ना कहीं हमें दूर दिखाई देता है। इस संदर्भ में मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे सेना नायक जिसकी वीरता, अदम्य साहस, पराक्रम के शत्रु भी कायल थे। शत्रु किस प्रकार से कायल थे? 12 दिसंबर 1841 को जब ये तोयो नामक स्थान पर लड़ते हुए शहीद हो गए तो ऐसे समय में वहाँ पर तिब्बतियों द्वारा इनके अदम्य साहस और पराक्रम को देखते हुए इनकी समाधि वहाँ पर बनाई, जिसको वर्तमान में सिंह का छोरतन कहा जाता है। साथियों, जब कोई भी यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के ऊपर जाता है तो पहले इस मार्ग से वहाँ पर जाना होता था। वर्तमान में इस मार्ग को थोड़ा बदल दिया गया है, लेकिन इस संदर्भ में स्वामी प्रणवानंद जी और इसके वर्तमान परिवेश में आप तरुण विजय जी की साक्षात शिव से संवाद के विषय में जब आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जोरावर सिंह के अदम्य साहस की कहानी, गाथाएं जो उस क्षेत्र में आज भी गाई जाती हैं वो स्मरणीय है। जोरावर सिंह ने अपनी वीरता, अदम्य साहस और बल से सुदूर हिमालय क्षेत्र की ओर अपना अभियान जो है वो जारी किया है। मैं इस हुतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनका जीवन वृत्त आप सभी के सम्मुख रखने जा रहा हूँ। नाभिषिको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जिय राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता। जंगल में अर्थात जंगल में रहने वाले प्राणी सिंह का कभी राज्याभिषेक नहीं करते। सिंह अपने पराक्रम के बल पर स्वयं ही मृगेंद्र अर्थात जंगल का राजा कहलाता है। जनरल जोरावर सिंह का जीवन इतिहास भी सिंह के इसी पराक्रम की झलक जो है वो दिखाता है, झलक उसमें दिखती है। अपने शौर्य, पराक्रम
वीरता के बल पर जोरावर सिंह ने वह मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में अन्यों के लिए कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। मैं एक विषय आपके सम्मुख यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ। जब मैं शोध कार्य में संलिप्त था तो मेरा मिलना लेफ्टिनेंट जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी से जम्मू में मिलना हुआ। तो उन्होंने जो एक वाक्य यहाँ पर सुनाया, मैं उस वाक्य को आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि 1961 में जब वो स्टाफ कॉलेज में जोरावर सिंह के ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे थे और उसमें बाहर के व्यक्ति भी, मतलब विदेशों से, इंग्लैंड से कैप्टन जो बड़े रैंक के अधिकारी थे वो प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए थे, तो जब उन्होंने जोरावर सिंह की इस वीरता का व्याख्यान वहाँ पर रखा तो उनमें से इंग्लैंड के एक अधिकारी ने खड़े होकर पूछा, उनसे प्रश्न किया कि आप जोरावर सिंह की जो हमें कहानी बता रहे हैं, क्या ये भी आपके रामायण और महाभारत की तरह मिथ तो नहीं है? तो गोवर्धन सिंह जम्वाल जी ने कहा कि मैंने उनको उसमें जवाब दिया कि ना तो रामायण और महाभारत मिथ्या हैं और ना ही जोरावर सिंह की जो मैं आपको विषय उनके आपके सम्मुख रख रहा हूँ, ना तो वो किसी प्रकार से कहानी है। यदि आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो आपके देश के ही लेखक अलेक्जेंडर कनिंघम ने लद्दाख नामक पुस्तक लिखी है और जो वाक्य मैं आप सभी के सम्मुख रख रहा हूँ वो मेरे द्वारा नहीं अपितु आपके द्वारा, आपके देश के लेखक द्वारा जो लिखा गया विषय था, मैं उसी को ही आपके सम्मुख रख रहा हूँ। निश्चित तौर पर जिसकी बात हम कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उस एरिया में जहाँ आज भी हम लोग जाने से डरते हैं, वहाँ आज भी पहुँचना मुश्किल है। ऐसे परिवेश में एक विशाल सेना लेकर सुदूर हिमालय की ओर भारत माँ की उस सीमाओं की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस से आगे बढ़ना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य था और इसको हम लोगों को आत्मसात, इसको हम लोगों को अध्ययन इसका करना चाहिए। मैं जोरावर सिंह का जो वृत्त है, जीवन वृत्त है, आप सभी को रखते हुए उनका जन्म 13 अप्रैल 1786 को गांव अंसरा, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर में हुआ। इनके पिता का नाम हरजे सिंह और ये 3 भाई थे, सरदार सिंह, दलेल सिंह और जोरावर सिंह जो थे वो मंझले भाई थे। उसमें के तात्कालिक स्रोत जो हैं उनमें कई जगह के ऊपर इनके नाम के साथ जोरावर सिंह कहलूरिया शब्द लगाया गया और उसके आधार पर कई बार ये विषय भी सामने आया कि ये कहलूर के निवासी हैं। जब मैं अंत में इस विषय को समाप्त करूंगा तो इस संदर्भ में भी कुछ फैक्ट आप सभी के सम्मुख रखना चाहूँगा। छोटी आयु में घर से त्याग कर दिया। नरसिंह दास नरगिस जी ये लिखते हैं कि किसी भूमि विवाद को लेकर परिवार के साथ कोई झगड़ा हुआ और ऐसी परिस्थिति में ये घर छोड़कर हरिद्वार चले गए, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस जो है वो प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है। हरिद्वार जाने के बाद इनका जो बातचीत है, इनका जो मिलना हुआ, वो वहाँ पर मरमत गलियाँ, जम्मू के जो जागीरदार थे जसवंत सिंह, वो वहाँ पर एक सराय बना रहे थे और वहाँ पर उनकी नज़र जोरावर सिंह के ऊपर पड़ी तो वो इसको अपने साथ मरमत गलियाँ ले गए। वहाँ पर युद्ध कौशल, घुड़सवारी और अन्य सैन्य शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। नरसिंह दास नरगिस ने ये भी बात लिखी है कि वहाँ पर वो एक सन्यासी के संपर्क में आए और इन्होंने योग की शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की थी और इस नाते जो किंवदंती तिब्बत के लोगों में आज भी रहती है कि जोरावर सिंह के पास कोई योग बल, कोई ऐसी विद्या थी जिसके कारण वो बहुत तेज़ गति से जो है वो आगे चलते थे। और वहाँ ये वर्णन भी मिलता है, उनके लोक साहित्य में, लोक गाथाओं में उनका वर्णन मिलता है कि उन्होंने उसको मारने के लिए सोने की गोली जो है वो बनाई थी। लेकिन इसका एविडेंस या किसी प्रकार का सत्रोप जो है प्रमाणिकता के साथ हम लोग ये बात यहाँ पर नहीं बोल सकते। 1803 में मरमत गलियाँ के बाद 1803 में ये गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हो गए और यहाँ से इनके जीवन का उत्कर्ष शुरू होता है। हालांकि इनके या गुलाब सिंह की सेना तक आने तक, यहाँ पर पहुँचने तक जो है वो और भी कई प्रकार के विचार सामने आते हैं, उनका भी अवलोकन और तथ्यात्मक विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। मैं केवल यहाँ पर वृत्त रखते हुए उस विषय को आगे की ओर ले जा रहा हूँ। 1815 में इनकी अदम्य साहस और वीरता को देखते हुए एक सैनिक के रूप में इनकी नियुक्ति जो है वो रियासी में की जाती है। रियासी में उसमें वो वहाँ के जागीरदार के साथ और लोगों के साथ वो बहुत नज़दीकी में आ जाते हैं, इसलिए संदेश वाहक का दायित्व जो है वो इनको दिया जाता है। रियासी से जो डाक आती है वो ये गुलाब सिंह के यहाँ देते हैं
ऐसी परिस्थिति में ये राजा के नज़दीक आ जाते हैं और ऐसे परिस्थिति में ये एक बार उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि आप जिस प्रकार से ये व्यवस्था राशन डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करते हैं, यदि ये आप मुझे दायित्व दें तो निश्चित तौर पर हम लोग इसमें जो है वो बहुत काम कर सकते हैं। गुलाब सिंह ने इन्हें राशन वितरण अधीक्षक बना दिया गया और जितने भी किले उनके अंतर्गत थे उन सभी किलों की राशनिंग व्यवस्था करने का दायित्व उनको दिया गया। 1 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए की बचत जो है वो की। ये भी हमें प्रमाण मिलता है कि जोरावर सिंह ने उसमें जो सैनिक थे उनको राशन जो है वो दिया जाता था। इन्होंने वहाँ पर राशन देने के बजाय लंगर की व्यवस्था शुरू की, वहाँ पर सैनिकों को एक जगह पे भोजन बनाने की व्यवस्था शुरू की, जिसके कारण इस प्रकार की बचत जो है वो संभव हो सकी। और 1821 में, क्योंकि इनकी योग्यता से महाराजा गुलाब सिंह जो है बड़े प्रभावित हुए और इनकी योग्यता को देखते हुए 1821 में जब उन्होंने किश्तवाड़ को अपने अधीन किया तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें किश्तवाड़ का वजीर या गवर्नर जो है बना दिया गया। और 1821 से लेकर 1834 तक जब ये लद्दाख अभियान की ओर निकलते हैं तब तक वहाँ के जो हैं वो ये वजीर जो हैं वो रहते हैं। यहाँ पर इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, क्योंकि यहीं पर उत्कर्ष शुरू होता है, यहीं पर इनको अपना जो प्रतिभा है उसको दिखाने का मौका मिलता है। वजीर होने के नाते ये इनको वहाँ पर अपनी सेना रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जब ये सेना रखने का अधिकार जब इन्हें प्राप्त होता है तो अपने आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ये वहाँ पर सेना में परिवर्तन करते हैं और सेना में परिवर्तन करने के बाद उनको कठोर प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाता है। इनकी सेना में सभी समुदायों के, सभी संप्रदायों के, सभी जातियों के लोग उसमें सम्मिलित थे। योग्यता के आधार पर सेना में भर्ती किया जाता था और ये भी प्रमाण मिलता है कि जो किश्तवाड़ है उसकी दोनों तरफ जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और कहा जाता है कि बहुत सारा वजन इन सैनिकों के जब प्रशिक्षण दिया जाता था तो उनके कंधे पे बांधकर उनको ऊपर और इस प्रकार की एक्सरे प्रशिक्षण उनको दिया जाता था ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में जाते समय उनको किसी प्रकार की समस्या जो है वो ना हो। तो इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना का संगठन किया। और एक और जो संरचना का विषय हमें दिखाई देती है कि जब ये अपना अभियान आगे करते हैं, जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जोरावर सिंह जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ सामने आती है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर या उनके अर्थशास्त्र की जो नीति है वो यहाँ पर हमें प्रदर्शित होती है। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और मजबूत तोपखाना, इस प्रकार की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हैं। और आप हैरान रहेंगे इस बात को सुनकर कि जब तकलाकोट में, जो तकलाकोट पश्चिमी तिब्बत में है, वहाँ पर भी जोरावर सिंह द्वारा ले जाई गई 3 बड़ी तोपें और 12 छोटी तोपें जो हैं वो तिब्बतियों के हाथ में लगी थी। उन तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही बड़ा मुश्किल था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में किन परिस्थितियों में और किस तन्मयता के साथ उनको वहाँ पहुँचाया गया होगा, ये एक निश्चित तौर पर हमारे सामने जो है वो प्रश्न खड़ा होता है। और सैन्य प्रशिक्षण में जब ये देते हैं, सैन्य प्रशिक्षण जब देते हैं तो कठोर सैन्य प्रशिक्षण स्वयं में भी और उनको दिया जाता है, अपने सैनिकों को दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक जिक्र आपके साथ और करना चाहता हूँ। जोरावर सिंह ने लद्दाख की ओर अभियान करने से पूरा वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की प्रत्येक सामाजिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार का अवलोकन जो है वो किया है। और वहाँ जाने के लिए जो भौगोलिक स्थिति है उस संदर्भ की अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो उन्होंने वहाँ जाने के लिए एक मैप तैयार किया था। कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर नाला है, कहाँ पर सेना है, कहाँ पर क्या चीज़ है, ये सारी की सारी उस स्क्रोल के ऊपर जो है वो स्क्रोल पेंटिंग उसके ऊपर की गई थी। जिस नक्शे को वो आधार बनाकर आगे बढ़े थे वो मानचित्र आज भी भारत कला भवन, बनारस जो हमारी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU है, वहाँ पर जो है वो आज भी विद्यमान है। और उसके संदर्भ में भी हम कई उस विषय के ऊपर आगे विचार जो है वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात थी इनका सैन्य प्रशिक्षण और सैन्य कौशल जब हम देखते हैं तो जिस क्षेत्र से ये जाते हैं वहाँ की जनता का निरंतर समर्थन इनको प्राप्त होता है। जब भ्रांतियों निराकरण की जब बात आएगी तो उस विषय को मैं आगे लेके जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है जब इन्होंने सैन्य अभियान के लिए अपना रास्ता चुनाव किया तो कितना दुर्गम रास्ता चुनाव किया, ये मैं आप सभी के इसको रखना चाहता हूँ। लद्दाख अभियान
बाल्टिस्तान अभियान और पश्चिमी तिब्बत अभियान के लिए इन्होंने पहला रास्ता जो था वो किश्तवाड़ से बाया शुरू होते हुए ले और ले तक जो है वो बनाया, ले तक वो उस रास्ते से कारगिल होते हुए गए थे। इसकी कुल लंबाई 336 मील बनती है। विग्ने ने इसकी लंबाई जो है वो 306 मील जो है वो लिखी है, लेकिन कुछ भी हो 300 मील से ज़्यादा ही ये रास्ता रहा है। किश्तवाड़ से दूसरी बार जब ये गए, स्ट्रैटेजिक किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किस प्रकार की पॉलिसी होती है, किस प्रकार की कूटनीति होती है, किस प्रकार की रणनीति होती है एक योद्धा की, ये हमें इनकी जो दक्षता है उसकी जानकारी हम आगे इसके ऊपर चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। किश्तवाड़ से बाया जांस्कर जो दूसरा मार्ग फॉलो करते हैं, ये 275 मील का रास्ता है और उस रास्ते से ये दूसरी बार 6 बड़े दर्रे जो है वहाँ पर उस रास्ते में पड़ते हैं। दूरी बहुत कम है लेकिन रास्ता अति दुर्गम है, आज भी वहाँ से निकलना और जाना बड़ा मुश्किल है। उस रास्ते से ये गुजरते हैं और 10 दिनों में जो है वो किश्तवाड़ से ले पहुँचाते हैं, जिसके लिए हमें आज भी पहुँचना मुश्किल है। ये बात भी हम लोगों को समझनी और सोचनी है। ले से स्कर्दू के लिए 209 किलोमीटर का रास्ता जो है, 209 मील का रास्ता जो है, उसके लिए 2 रास्ते फॉलो करते हैं और इसी प्रकार ले से पश्चिमी तिब्बत के लिए भी ये 2 रास्ते जो हैं वो फॉलो करते हैं। दोनों तरफ से अपनी सेनाएं जो है भेजते हैं। तो इस प्रकार का सैन्य संगठन करने के बाद, एक प्लानिंग रास्ते की योजना बनाने के बाद ये अपना अभियान जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लद्दाख की बात करेंगे। 1834 में जोरावर सिंह ने लद्दाख की ओर अपना अभियान किया। अब लद्दाख की ओर अपने अभियान करने का जो दायित्व क्यों किया गया, इसमें थोड़ा सा लद्दाख की पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर 2 शब्द कहते हुए आगे बढ़ूँगा कि अरबों, चीनियों और तिब्बतियों के लिए लद्दाख जो है वो प्राचीन काल से ही एक अखाड़ा, लड़ाई का एक क्षेत्र रहा था। स्कर्दू, बाल्टिस्तान, गिलगित को विजित करने के लिए भी लद्दाख से ही मार्ग जो है वो जाता था। सामग्रिक दृष्टि से लद्दाख बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। 8वीं शताब्दी में अरब, चीन और तिब्बत के बीच में लद्दाख को लेकर निरंतर झगड़ा बन रहा था। ऐसी परिस्थिति में उस समय जब जोरावर सिंह ने वहाँ अभियान अपना किया तो वहाँ का राजा, जिसको तिब्बती भाषा में ग्याल्पो कहा जाता है, उसका नाम तसेपाल नामग्याल था। तसेपाल नामग्याल जो हैं 1780 से 1834 के बीच में जो है वो वहाँ के राजा वहाँ का होता है। और लद्दाख में ले का राजा ग्याल्पो है और उसके अंदर जितने भी प्रांत हैं वहाँ पर प्रांतपति जो है वो होते थे। और ग्याल्पो, इस ग्याल्पो के समय में, मतलब नामग्याल के समय में, इन जो प्रांत हैं इनके बीच में आपस में किसी प्रकार का संबंध जो थे वो आपस में खराब हो गए थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मतभेद पैदा हो गए थे। अतः टिम्बस के राजा द्वारा जोरावर सिंह को आमंत्रित किया गया कि मेरा जो है वो पश्चिम के राजा के साथ किसी प्रकार का झगड़ा चल रहा है, आप हमारे सपोर्ट के लिए आएँ। और इस प्रकार जनरल जोरावर सिंह 1834 में 5000 सैनिक लेकर लद्दाख की ओर बढ़े। हालांकि इस संदर्भ में फ्रेंके ने उनके सैनिकों की संख्या जो है वो 10,000 यहाँ पर बताई है। बाद में ये 6 बार वहाँ पर 1839 तक 6 बार वहाँ पर जाते हैं और जो विद्रोही वहाँ पर, इनके आने के बाद जो विद्रोही वहाँ पर विद्रोह करते हैं उनको ये सजाएं भी देते हैं। और अंत में 1838 में पहले उसी राजा को वहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार करवाते हैं, लेकिन 1838 में ये लद्दाख को जम्मू रियासत का अंग जो है वो बना देते हैं। 1840 में इनका अभियान अगस्त महीने में बाल्टिस्तान की ओर जाता है। वहाँ पर स्कर्दू का शासक अहमद शाह जो था वो था और उसके अधीन इर्द गिर्द के छोटे राजा उसके अधीन थे। उसके बेटे का मतभेद, उसका मतभेद अपने बेटे मोहम्मद शाह के साथ चल रहा था और मोहम्मद शाह 1837 के लगभग जोरावर सिंह की शरण में आ गया था। लेकिन जब जोरावर सिंह जम्मू में थे तो उसके पिता ने, अहमद शाह ने सैनिक भेजकर उसको पकड़कर जो है वो मोहम्मद शाह को अपने साथ ले गए। अतः 1839 में जिस प्रकार का विद्रोह लद्दाख में पनपा था उसको दबाने के लिए जोरावर सिंह जब वहाँ पर आए और वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम की तो वे फिर स्कर्दू की ओर बढ़े। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो काम हम लोग स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और चाणक्य की जिस नीति की हम बात कर रहे हैं उसमें ये वहाँ पर सिंधु नदी के ऊपर चेंचियांग नामक स्थान के ऊपर जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और इनका नदी को पार करना बड़ा मुश्किल था, तो ऐसे समय में जोरावर सिंह ने बारको दर्रे से नीचे जाकर
वहाँ के दार्द लोगों का सहयोग लेकर उसके उपरांत वहाँ पर एक आइस का ब्रिज वहाँ पर उन्होंने बनाया था, जिनको दार्द लोग बना सकते थे, और रात के अंधेरे में उस सेना के ऊपर अटैक करके उन्होंने स्कर्दू की ओर अपना अभियान जो है वो शुरू किया था। इसके बाद उसको अधीन करने के उपरांत ये वापिस लद्दाख की ओर आए और फिर पश्चिमी तिब्बत की ओर जो है इनका अभियान शुरू होता है। पश्चिमी तिब्बत की ओर जो इनका अभियान है वो राष्ट्र की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य में बड़े दूरदृष्टा थे। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1841 में इन्होंने उस ओर अपना अभियान जो है वो शुरू किया और 2 रास्तों से सेनाओं को भेजा और कैलाश मानसरोवर के पास जाकर ये पहुंच गए। कैलाश की परिक्रमा इन्होंने की और इसके उपरांत ये तोयो नामक स्थान के ऊपर अभी ये शरण वहाँ डेरा डाले हुए थे और दोनों तरफ से प्रेशर भी आ रहा था कि अभी ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको आगे नहीं जाना है। तो ऐसी परिदृश्य में, ऐसी स्थिति में ये अभी तोयो के नज़दीक कंडरू मीमू नामक स्थान के ऊपर डेरा डाले हुए थे कि तिब्बतियों की 10,000 सेना ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। 10 दिसंबर 1841 को वो आक्रमण जोरावर सिंह की सेना के ऊपर करते हैं। 11 दिसंबर 1841 को भयंकर हिमपात होता है। 3 दिनों तक इनकी थोड़ी सेना 2000 के करीब सेना जो है वो 10,000 तिब्बतियों का वहाँ पर, जिसके साथ चाइना की सेना भी आकर मिल गई है, उनके साथ वो उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। लेकिन 12 दिसंबर 1841 को इनके दाहिने कंधे के ऊपर गोली लगती है और वो घोड़े से गिरते हैं, लेकिन अपनी तलवार लेकर उन्होंने लड़ना शुरू किया। लेकिन पीछे से एक ढोंग होता है, एक नेज़ा जिसको हम बोलते हैं, दोनों तरफ से उसको शार्प वो लगा होता है, सेंटर में रस्सी होती है, तो दूर से वो स्टिक निशाने के ऊपर मारा जाता है। तिब्बती सैनिक ने दूर से वो ढोंग जो है वो इनके ऊपर मारा और वो ढोंग इनके एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गया और ये भूमि पर पड़ गए। कहा जाता है कि बहुत समय तक तिब्बती सैनिक जो थे उसके नज़दीक तक नहीं आ सके, ड्यू टू दिस रीज़न कि कहीं ये उठ ना खड़े हो जाए। इतना अदम्य साहस, इतनी वीरता से ये लड़े कि इतना डर उनके अंदर था और इस प्रकार से इनको वहाँ पर शहादत जो है वो प्राप्त हुई। तो जोरावर सिंह को जब हम ये इनका एक लाइफ स्केच है छोटा सा, जब हम लोग इनका आंकलन, इनका विश्लेषण, जब हम लोग इनका अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं जोरावर सिंह एक योद्धा के रूप में, जोरावर सिंह सेना नायक के रूप में, रणनीतिकार के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में, धर्मपरायण के रूप में, हर प्रकार की विशेषता इनके चरित्र के अंदर जो है वो हमें झलकती है और देखने को मिलती है। जोरावर सिंह एक महान योद्धा, हम देखते हैं 1834 से लेकर निरंतर 1841 तक वो अपना अभियान जारी रखते हैं। विकट परिस्थितियां आने के बावजूद भी, बहुत सारी समस्याएं आने के बावजूद भी वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, जो एक योद्धा, एक महान योद्धा के गुण हैं। एक महान सेना नायक की सेना का मनोबल निरंतर आगे बढ़ाते रहे, एक महान योद्धा के रूप में हम लोग इनको याद करते हैं। एक महान सेना नायक, नेतृत्व क्षमता हम लोग देख सकते हैं। जिस दुर्गम रास्ते पे आज हम लोग चलना मुश्किल हो जाता है, उस दुर्गम रास्ते से 5,000 से 10,000 तक की सेना को ले जाना, उस सेना के साथ साथ, उस सेना को ले जाने के साथ साथ रसद भी ले जाना, तोपों को भी ले जाना, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मशकों से नदी को पार करना, आइस के ऊपर ब्रिज बनाना और अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ना। एक कुशल नेतृत्व इन्होंने अपनी सेना को दिया। प्रत्येक अभियान में ये आगे रहे, पूरी स्ट्रैटेजी अपने आप बनाई, समय काल के अनुसार सेना का गठन किया। जहां पर जिस प्रकार की सेना चाहिए थी वहां उस प्रकार की सेना का गठन किया। हमने कहा कि जब इन्होंने किश्तवाड़ में सेना तैयार की तो ऐसी सेना जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आगे बढ़ सके। कहा जाता है कि सेना में सैनिकों को भर्ती किया जाता था और जब वो सैनिक वहाँ पर कठोर प्रशिक्षण उनको दिया जाता था, जो समय पास नहीं होता था, उस सैनिक को आगे जाने के लिए नहीं ले जाया जाता था। रसद वाले ले जाने वाले व्यक्तियों का भी, जो घोड़े ले जाने वाले लोग हैं उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता था उनको भी पहले, ताकि किसी प्रकार का, और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि एक मानचित्र बनाकर पूरी की पूरी योजना से जो है वो आगे बढ़े, जो एक अच्छे सेनापति के गुण हैं। बल्तिस्तान की विजय की ओर जब ये आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं जब लद्दाख इनके अधीन आता है तो लद्दाख के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करते हैं। बल्तिस्तान को विजित करते हैं तो बल्तिस्तान के सैनिकों को अपने साथ भर्ती करते हैं। और जब ये पश्चिमी तिब्बत की ओर जाते हैं तो डोगरों की सेना भी है, मतलब डोगरा सैनिक भी हैं, जिसमें विभिन्न जाति संप्रदाय, जातियों, धर्मों के लोग हैं।
उसके साथ लद्दाखी सैनिक भी हैं, उसके साथ बल्ती सैनिक भी हैं। इस प्रकार से वो पश्चिमी तिब्बत की ओर जो है वो बढ़ते हैं। पैदल, घुड़सवार, तोपखाना सभी को बहुत महत्व जो है वो दिया है। और बड़े योग्य सेनापति, 30 से ज़्यादा योग्य सेनापतियों के नाम हमें अलेक्जेंडर कनिंघम की लद्दाख में, मैं यहाँ पर ये बात जरूर कोट करना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर कनिंघम की जो लद्दाख किताब है, उस किताब में जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जोरावर सिंह की विजयों का वर्णन किया है, वो महात्मा वस्तीराम के अकाउंट से किया है। महात्मा वस्तीराम पूरे लद्दाख अभियान में, बाल्टिस्तान अभियान में और पश्चिमी तिब्बत अभियान में जोरावर सिंह के साथ रहे थे। बाद में अल्मोड़ा के रास्ते से लुधियाना होते हुए वो जम्मू आए थे और उसके उपरांत उन्हें फिर लद्दाख का दायित्व जो वो दिया गया था। और जब अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पर लद्दाख गए तो उन्होंने उस सारे विषय को पूछा, जाना, और उस विषय को पूछने और जानने के बाद उन्होंने उस अकाउंट जो उन्होंने लिखकर उनको दिया, उसका वर्णन अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी लद्दाख में किया है। गुलाबनामा एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो दीवान कृपाराम ने रखी है, उसमें भी इसका वर्णन जो है वो आता है। और बहुत स्ट्रैटेजिक, रणनीतिकार, योजनाकार, प्रत्येक युद्ध के लिए अलग से स्ट्रैटेजी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब पहली बार लद्दाख का अभियान किया तो वो शुरू के रास्ते से गए, और जब वहाँ पर किसी प्रकार की रिजाइनमेंट्स विद्रोह हुआ तो इन्होंने जांस्कर का रास्ता फॉलो किया। क्यों? क्योंकि उस रास्ते के ऊपर लद्दाखी फिर अपना जो है वो किसी प्रकार से स्ट्रैटेजिक दृष्टि से वहाँ पर उस रास्ते को चेक कर सकते थे, रोक सकते थे। तो इन्होंने एक ऐसा रास्ता फॉलो किया जिसके बारे में लद्दाख के लोगों ने भी कभी सोचा होगा कि वो वहाँ पर जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में वो रास्ता इन्होंने फॉलो किया। इस प्रकार के रणनीतिकार, इस प्रकार के योजनाकार, पहली बार लद्दाख, दूसरी बार लद्दाख के लिए सुरू का रास्ता, दूसरी बार जांस्कर का रास्ता। हम देखते हैं सिंधु जब नदी वो सकरदू की ओर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल है, बर्फ गिर रही है, सेना को सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन नदी को पार नहीं किया जा सकता क्योंकि दूसरी तरफ अफगान अहमद शाह के सैनिक हैं, सकरदू के सैनिक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दार्द, वहाँ की जो जनजाति दार्द है, उसका सहयोग लेके, उनके साथ मिलके, उनके साथ बात करके एक अलग से जो आइस ब्रिज वहाँ पर बनाया जाता है। रात के अंधेरे में उस ब्रिज को पार करते हुए उस सेना के ऊपर अटैक करके सकरदू को अपने अधीन, बाल्टिस्तान, गिलगित को अपने अधीन करने के लिए ये नीति इन्होंने अपनाई। और भौगोलिक स्थिति कैसी है उस क्षेत्र की, उसका पहले ज्ञान अर्जित किया। किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, जो उन्होंने मैप बनाया, स्क्रोल जो पेंटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था भारत कला भवन में, वो आज भी संरक्षित हैं। तो वहाँ पर वो पूरे के पूरे उस क्षेत्र का जिस ओर उनका अभियान गया है उसका पूरा का पूरा मानचित्र पहले तैयार किया गया था। मतलब इस प्रकार की रणनीति पूरी मैपिंग करके, भौगोलिक स्थिति को जानकर वो आगे जो थे वो बढ़े। इस प्रकार की योजना के साथ ये, मतलब इस तरह के रणनीतिकार, योजनाकार ये थे, बहुत बड़े डिप्लोमेटिक। एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ कोड करना चाहता हूँ। जिस कोडिंग डिकोडिंग की बात आज भी हमारी भारतीय सेना जब किसी अभियान के लिए जाती है तो उनको कोड दिया जाता है। आप यकीन मानेंगे 1841 से पूर्व 7 अगस्त 1841 को जब जनरल जोरावर सिंह टोकप्रोल में इनकी सेना का डेरा डाला हुआ था, तो ऐसे समय में तिब्बती सेना अचानक रात के अंधेरे में उस सेना के ऊपर आक्रमण कर देती है, हमला कर देती है। रात के अंधेरे में ये जानकारी नहीं लगती कि कौन सैनिक तिब्बती है और कौन सैनिक डोगरा है। ऐसे समय में जोरावर सिंह जब बाहर निकलते हैं तो वो एक कोड बोलते हैं कि सभी बोलेंगे जम्मू राज की जय, और उधर से जवाब आएगा शीतला माता की जय। जम्मू राज की जय कौन बोलेगा? जो डोगरी जानता होगा। शीतला माता की जय कौन बोलेगा? जो डोगरी जानता होगा। और ऐसी परिस्थिति में रात को जो भी सैनिक आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सामने से जवाब आया, तुरंत जवाब आ गया, शीतला माता की जय, तो ठीक, नहीं तो गए। ऐसी परिस्थिति में पूरी रात भर युद्ध चला। इसका वर्णन है, व्यापक वर्णन उसका है, तथ्यों के साथ वर्णन उसका किया है। और वहाँ पर ये विजय प्राप्त करते हैं और वहाँ से मानतलाई का झंडा जो है वो छीनते हैं तिब्बतियों से, जो आज भी जैक राइफल के पास जम्मू में उस विजय की यादगार में आज भी वहाँ पर सुरक्षित जो है वो रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, किस प्रकार की कूटनीति, लद्दाखी भाषा कैसे समझेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक जोप्पा तबोदन का नाम आता है। जोप्पा तबोदन, ये मैं आपको यहाँ पर एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ।
ये नाम कहाँ से आया, जानकारी कहाँ से लगी, इसके लिए मैं एक विस्तृत रूप से आगे भी इसका लामा शब्द प्रयोग करूँगा। उस समय लामा छुलठिम नीमा अणिया ए नामदार एक आत्मकथा का नाम है, जिसका लेखक है लामा लोंजंग छुलठिम छेफल। इसने अपनी क्लासिकल तिब्बत में एक पुस्तक लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, जो रिंजोंग गोम्पा से लद्दाख में 1848 में वो लिखी गई। और वो जो है वो ये जो पोथी है, इसको पोथी बोला जाता है, जो उस लकड़ी के फट्टों के ऊपर लिखा जाता है और उसके बाद कागज़ के ऊपर उसको उकेरा जाता है, वो आज शोध संस्थान नेरी के पास संरक्षित है। और यहीं पर बैठकर हमारे हिमाचल प्रदेश के तिब्बती भाषा को जानकार, महान जानकार छेरिंग दोरजे द्वारा शोध संस्थान नेरी में बैठकर 1 महीने तक इसका ट्रांसलेशन करने के उपरांत 80 पेज जो हैं वो उसमें जोरावर सिंह की विजय के संदर्भ में उस लामा ने लिखे हैं। और उस लामा ने 3 बार अपनी वार्ता का साक्षात वर्णन भी इसमें जो है वो किया हुआ है। तो ये जो कई इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, वो हमें इस लामा की जो अपनी आत्मकथा है उससे भी हमें ये जानकारी जो है वो मिलती है। उसी आत्मकथा में ये जोपा तपोदन का नाम जो है वो भी वर्णित होता है। एक कुशल प्रशासक के रूप में भी हम जोरावर सिंह को विस्मृत नहीं कर सकते। जिस क्षेत्र में गए, लद्दाख, बाल्टिस्तान, पश्चिमी तिब्बत, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों का, वहाँ के व्यापारियों का, इनको भरपूर समर्थन मिला। ये कहीं पर हम लोग, जब मैं आगे इसके ऊपर चर्चा करूंगा तो इस बात को भी कहूंगा कि ये बात कही जाती है कि वहाँ पर किसी प्रकार का विद्रोह हुआ, किसी प्रकार की समस्या क्रिएट हुई, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों ने, ये जो लामा की जो पोथी है, इसमें निश्चित सुरक्षित मतलब स्पष्ट भाषा में लिखा गया है कि यहाँ के व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, यहाँ के किसी और लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो वो तो लामा उसमें साक्षात रहे हैं। और उन लामा ने इनके साथ 3 बार डायलेक्ट्स भी किया। जब पहली बार ये लद्दाख गए थे, लामा ने वर्णन किया है कि वो अपने गुरु के साथ गए। दूसरी बार जब वो लद्दाख की उसकी ओर जा रहे थे, तिब्बत अभियान की योजना बना रहे थे, तो जाने से पहले वो उनसे लेह में मिले थे। और चौथी बार वो गरटोक में इनके साथ मिले, तीसरी बार गरटोक में इनके साथ मिले थे। और तीनों बारियों का बड़ा सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। और साथ में उस समय की लद्दाख की स्थिति का वर्णन भी किया है। किस प्रकार से लद्दाख के लोगों को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया। जिस प्रकार का टैक्स वो देते थे, जिस प्रकार की व्यवस्था उनकी रहती थी, उसी प्रकार की व्यवस्था जो उन्होंने वहाँ पर कायम की। पुरानी कार्य प्रणाली जो थी उसी को कायम रखा। पूर्ण सहयोग जनता के इनको मिला। ये एक अच्छे प्रशासक के गुण है। जहाँ तक रसायनमेंट्स, और वहाँ पर आप कहेंगे कि कई बार आप कह रहे हैं कि उनको दबाने के लिए आए, रसायनमेंट्स वहाँ की जनता ने कभी नहीं किया इनके खिलाफ। जब इन्होंने वहाँ पर उन किलों में अपने सैनिक, सेनानायक वहाँ पर रखे, तो उनको वहाँ के जो कुछ विद्रोही मानसिकता के लोग थे, उन्होंने जब उनको मारा तो उनको दंडित इन्होंने किया है। किसी भी आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान इन्होंने पहुँचाया है, ये वर्णन जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। मैं ये वर्णन इसलिए भी यहाँ पर करना जरूरी समझता हूँ कि भारत के इतिहास में कई प्रकार की बातों को इस तरह से लिखा गया है कि वो अपने तरीके से उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। जोरावर सिंह के संदर्भ में ये जो लामा की पोथी है, ये पूर्ण विवरण उसमें, हालांकि उन्होंने अपनी जीवन वृत्ति लिखा है, लेकिन उस समय की स्थिति का वर्णन भी इन्होंने किया है। धर्मपरायणता के क्षेत्र में जब हम जोरावर सिंह का आंकलन करते हैं, तब जब वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा वहाँ पहुँचते हैं, तो सबसे पहले अपनी सेना को वहाँ बिठाकर ये कहते हैं कि पूरी की पूरी नीति आप लोग यहाँ 2-4 दिन रेस्ट करेंगे, ताकि उस पवित्र झील के ऊपर किसी प्रकार का रक्त ना गिरे। उनका ये अभियान हम राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिकल्पना के रूप में देखते हैं। निश्चित तौर पर यह भारत राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जोरावर सिंह उस ओर जो है वो बढ़े थे। स्कर्दू में गौवंश की हत्या को उन्होंने बैंड किया था कि ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, नहीं तो सजा दी जाएगी। ये जब युद्ध में जाते थे, जो हमें भारत कला भवन से जो हमें वो मिला है, स्क्रोल बाइंडिंग मिली है, उसमें जोरावर सिंह के साथ एक पालकी चलती है। और अध्ययन करने के उपरांत यह आया कि ये मिसेल माता की पालकी थी। उसमें एक माता देवी के रूप में, शक्ति के रूप में वो अपने साथ लेके जाते थे, और उनकी पूजा उपासना करते हुए भी उन चित्रों में उनको दिखाया गया है। वो उसमें वो आते हैं।
तो आदिशक्ति के रूप में वो माता की उपासना करते थे। मानसरोवर झील के किनारे स्नान करने के उपरांत वहाँ पर उन्होंने एक शीतला माता का मंदिर बनाया था, वहाँ मूर्ति रखवाई थी, वो वर्णन भी हमें मिलता है। और इसके अलावा शरणागत की रक्षा की बात भी यहाँ आती है। मोहम्मद शाह, जब वो अहमद शाह का बेटा के साथ, जब वो मोहम्मद शाह के साथ, अहमद शाह के साथ चर्चा होती है, तो वो कहते हैं कि मोहम्मद शाह का सहयोग देना मेरा दायित्व बनता है क्योंकि ये मेरे शरणागत थे। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा धर्मपरायणता जो थी ये इनके अंदर दिखाई देती है। अब अगर हम लोग इनकी विजयों की बात करते हैं, सामाजिक इनका जो विजय थी वो सामरिक महत्व की दृष्टि से हम लोग इनको देख सकते हैं। एक राष्ट्र की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक परिकल्पना को पूरा करने के लिए इनका ये संपूर्ण अभियान जो है वो उस ओर रहा है। अपनी दूरदृष्टि योग्यता कूटनीति से हमारी सीमाएं जो हैं वो सुदूर हिमालय तक पहुंची हैं, वो जोरावर सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। वर्तमान परिवेश में जब हम आजकल उस क्षेत्र की स्थिति को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि आज से कई वर्ष पूर्व जोरावर सिंह द्वारा जो है वो इस क्षेत्र का जो सामरिक महत्व था उस विषय को वो जानते थे, और उस विषय को समझते हुए इन्होंने अपना अभियान जो है वो कठिन मार्ग में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सैनिकों को वहाँ पर ले जाकर उन्होंने इस प्रकार से जो वो आगे वो अभियान जो है वो किया था। तो इसलिए हमारा ये ध्यान में रखते हुए, ये स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए ये आगे बढ़े थे। विषय में आदरणीय बाबा जी ने विषय में ये कहा था कि जोरावर सिंह के जीवन के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां हैं और उनका निर्मूलन जो है वो होना आवश्यक है। इस संदर्भ में एक चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। जनरल जोरावर सिंह के जन्म स्थान के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां हमारे समाज में व्यापक रूप से, समाज में वैसे ही जनरली विद्यमान हैं, और वो इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि पूर्ण साक्ष्य हमारे पास जब नहीं होते हैं तो हम कई प्रकार की कहीं से हम लोग उसको रेफरेंस करके जो है उनका अध्ययन करते हैं। मैं जन्म स्थान के संदर्भ में एक बात आप सभी के सम्मुख ध्यानार्थ लाना चाहता हूं कि जनरल जोरावर सिंह का जन्म अंसरा में हुआ। ये इसलिए मैं ये बात यहाँ पर आपके साथ कह रहा हूँ क्योंकि अंसरा गांव की जो हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर का जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर और जम्मू कश्मीर के जो रियासी है, जिला रियासी है, वहाँ से प्राप्त भूराजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जो कुर्सीनामे हमें मिलते हैं उन कुर्सीनामे दोनों एक ही प्रकार के कुर्सीनामे हैं। वहाँ पर हरजय सिंह, सरदार जोरावर सिंह, दलेल सिंह, इसी प्रकार की एक वंश मतलब कुर्सीनामा जो है वो हमें मिलता है। और इसके अलावा इस प्रकार का कोई संदर्भ हमें और जगह दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं ये मानता हूँ, मेरा ये अपनी समझ के अनुसार जितना ज्ञान मैं आपके साथ ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, शोध के लिए बहुत विकल्प खुले रहने वाले हैं। आपकी कई प्रकार की बातें आप हमें मार्गदर्शन करेंगे, इससे एक युवा शोधकर्ता को भी एक नई दिशा मिलेगी और हमारे लिए भी एक नया प्रश्न खड़े होंगे हमारे सामने भी, हम भी इसके ऊपर जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये यहाँ पर ये कहना है कि दोनों जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं वो इस बात का साक्ष्य हैं, वो हमें प्रमाणित करते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं, जो हमने यहाँ पर आप सभी के, और उसके प्रमाण जो हैं वो मेरे पास व्यक्तिगत रूप से हमारे पास है, हमारी स्मारक समिति के पास, शोध संस्थान के पास और मेरे पास, तीनों के पास हमारे वो जो है प्रमाण है। और इनके ययावर वृत्ति के संदर्भ में भी एक चर्चा होती है कि जोरावर सिंह अंसरा के बाद महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए, फिर महाराजा संसार चंद की सेना में भर्ती हो गए और फिर महाराजा गुलाब सिंह की सेना में गुलाब सिंह के पास गए। और दूसरा वृत्त जो है, दूसरा जो बात आती है कि भाई वो यहाँ से सीधा हरिद्वार गए, जो मैंने पहले विषय कहा, और सीधा मरमत गली और वहाँ से गुलाब सिंह। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का योद्धा, जो मेरा अपना आंकलन है, यदि इस प्रकार की क्षमतावान योद्धा, महाराजा संसार चंद भी पारखी थे, महाराजा रणजीत सिंह भी पारखी थे योद्धाओं के, अगर इस प्रकार का व्यक्तित्व उनकी सेना में भर्ती हुआ होता तो निश्चित तौर पर वो उसको अधिमान देते और वो आगे बढ़ता। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि नरसिंह दास नरगिस ने जो बात लिखी है, नरसिंह दास नरगिस ने 1964 में गुलाब सिंह और जोरावर सिंह 2 पुस्तकों का उन्होंने उर्दू में लिखा है और उनमें उन्होंने इस प्रकार का वर्णन जो है वो किया है। तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है कि वो वहाँ से
सीधा मरमत गलियाँ गए होंगे और हरिद्वार से मरमत गलियाँ और वहाँ से जम्मू, ऐसा प्रतीत होता है। लद्दाख के संदर्भ में कई बार ये विषय सामने आता है कि लद्दाख जो है, लद्दाख के लोग या वहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो जोरावर सिंह को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो बात हमें दिखाने की कोशिश की गई है, और मैं इसके लिए पाश्चात्य इतिहासकारों को भी कहीं ना कहीं कोड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो बताना चाहते थे उन्होंने वो बताने का प्रयास किया। लेकिन मैं इससे पहले जब आपके सम्मुख लामा छोटगुल लामा लोंजंग छुलठिम छेपल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट रूप से लिखा है व्यापारी खुश, किसान खुश, जनता खुश, जो राजा उनके अधीनस्थ है वो खुश। तो इस प्रकार से जब सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी प्रकार का विद्रोह या विरोध उनके अगेंस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेना में भर्ती हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किस दृष्टिकोण से हमें जोरावर सिंह को देखना चाहिए। तो इस नाते ये भी एक बात जो है वो हमारे सामने आती है, जिसके लिए ये सोर्स हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे अपने शोध संस्थान नेरी में भी उपलब्ध है, विद्यमान है। एक सेना नायक के रूप में मैं पहले ही बात आपके सम्मुख रख सका हूँ कि जोरावर सिंह, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि जोरावर सिंह का जो फ़ोटो हम लोग आज की डेट में देखते हैं, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल ने मुझे ये जानकारी दी कि ये जो फ़ोटो था ये शोभा सिंह द्वारा बनाया गया है। और जब मैं जोरावर सिंह के परिवार की उनके घर गया, रियासी गया, तो एक दूसरे प्रकार का फ़ोटो जिसमें वो घोड़े के ऊपर बैठे हैं और साथ में एक झंडा पकड़ा है और साथ में एक व्यक्ति डोगरा साथ में खड़ा है, वो फ़ोटो उनके घर पे ऊपर है। जब हम उन दोनों का आंकलन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो उनके जाने के बाद इमेजिनरी रूप से बनाई गई हैं। मैं ये क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत कला भवन से प्राप्त जितने भी हमारे पास पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स में उनका एक साइड पोज ही हमें दिखाई देता है हर पेंटिंग में, और वो पोज जो दिखाई देता है उसमें वो डोगरी पग लगाए हुए हैं और वीर जोरावर ऊपर लिखा हुआ है, वीर जोरावर ऊपर लिखा हुआ है, बलि देते हुए उन्हें दिखाया गया है, लड़ते हुए उन्हें दिखाया गया है, उनका नाम वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस फोटो के ऊपर भी हमें अमेंड करने की, जो हमें एक बार हमारा इतिहास दिवाकर में जब ये उनका एक आख्यान उनके संबंध में एक मेरा लेख छपा, तो ऐसे समय में हमारे हिमाचल के एक विद्वान पाठक मौलू राम जी ने ये प्रश्न किया था कि फ़ोटो ओरिजिनल है या मैन मेड है या इमेजन है। तो उसके बाद ये दिमाग में आया था कि इस फ़ोटो के ऊपर किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। तो आज हम इस विश्लेषण के ऊपर पहुँचे हैं कि इनका जो फ़ोटो है, जो मैंने आपको कहा कि गोवर्धन सिंह जम्वाल जी ने जो हमें विषय बताया था, उसके आधार पर वो इमेजिनरी फ़ोटो जो है वो बनाया गया और उसके बाद इस प्रकार के चित्र जो है वो बनाए गए। वर्तमान में उनका चित्र जो है वो उस ओरिजिनल पेंटिंग से बनाना अपेक्षित है। तो इस प्रकार जोरावर सिंह के संदर्भ में हम एक बात ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सुदूर हिमालय क्षेत्र में लद्दाख क्षेत्र की जो बाउंड्री सीमा है, आए दिन चीन का जो वहाँ पर वर्तमान परिवेश में आजकल भी वो सारा सिचुएशन हमारे सामने चल रही है, अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसका आंकलन करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से सामने देखते हैं कि इस समस्या के संदर्भ में, इस प्रकार की चुनौतियों के संदर्भ में जोरावर सिंह ने 200 वर्ष पूर्व ही इन सारी चीज़ों को भांप लिया था और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दृष्टिकोण में वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो है वो इस पूरे क्षेत्र को अपने साथ मिलाया। मैं एक और बात आपके साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ। जोरावर सिंह की जो चौथी, पाँचवीं और जो छठी पीढ़ी है वो अभी भी रियासी में विजयनगर में वो हैं। शोध के दौरान निरंतर मेरा 2-4 बार उनके पास आना जाना हुआ है। मैं यहाँ पर ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि विजयनगर का जो पूरा गांव है, जो पूरा क्षेत्र है, जब उस गांव में हमने बात की तो वो पूरा का पूरा गांव हिमाचल के लोगों का है। हिमाचल प्रदेश के देरा के पास से बोंगटा से वहाँ पर करम सिंह, उनका एक दोस्त था, उसके परिवार के लोग वहाँ पर मिले और भी जितने भी वहाँ पर किसी भी समुदाय के लोग थे, किसी भी जाति के लोग थे, वो वहाँ पर सारे के सारे हिमाचल से उस गांव में गए थे। हम यहाँ पर एक बात ये भी देख सकते हैं कि जोरावर सिंह ने जब वो वहाँ पर गए तो केवल अकेले नहीं गए, अपने साथ
अपने सगे संबंधी, इर्द गिर्द सारे सभी लोगों को वहाँ पर वो गए और एक ऐसा आयाम वहाँ पर स्थापित किया। आज भी वो लोग वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ पर रहते हैं। जोरावर सिंह का वहाँ पर आज भी महल है जो कि एक खंडर अवस्था में। तो इस प्रकार का जोरावर सिंह का एक महान व्यक्तित्व रहा है। उस व्यक्तित्व के परिचय उन्होंने वर्तमान समय में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, जिस प्रकार का अभियान उन्होंने, जिस प्रकार से अपनी जान को खेलकर उन्होंने उस सुदूर हिमालय की ओर अभियान किया था, उन सारी सीमाओं को सुरक्षित रखना, वहाँ पर हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम उनको सुरक्षित रखें। तो इस संदर्भ में ये जोरावर सिंह के संदर्भ में एक व्याख्यान जो आदरणीय बाबा जी ने ये बात की थी, मैं आप सबके सम्मुख संक्षिप्त रूप से मैंने ये रखा है। यदि आपका कोई प्रश्न इसमें है तो आप वो प्रश्न हमसे कर सकते हैं। अगर किसी, मैं अपने ज्ञान के अनुसार, मैं अपने नॉलेज के अनुसार मैंने अपनी बात को आपके साथ शेयर किया है। आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो मैं ज्ञान के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ ही मैं ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अगर कोई प्रश्न है तो मैं चाहूँगा कि किसी का प्रश्न यदि है तो वो स्क्रीन पे दिखे, नहीं तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय वाइस चांसलर महोदय जी का, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार माननीय संजय जी का, सब सिंधु परिसर के सम्मानीय हमारे निदेशक डायरेक्टर महोदय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं चंद्रदीप जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा विशेष रूप से जगवीत बाबा जी का, जो इस व्याख्यानमाला के संयोजक भी हैं और उन्होंने मुझे अपने विचार जनरल जोरावर सिंह के संदर्भ में आप सभी के साथ रूबरू करने का मौका दिया, विचारों को साझा करने का मौका दिया। मैंने एक संक्षिप्त जीवन वृत्त जो है और उनकी जो कार्य पद्धति है, उनकी जो कार्यशैली है, वो आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हों, हो सकता है इसमें किसी प्रकार की और संभावना रही हों। इसके लिए मैं आप सभी का आभार ज्ञापित करते हुए आपसे विदा लेता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया मैं फिनिश करने से पूरा उसको देख लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।